गुड इवनिंग बीएससी सेकेंड ईयर। अपनी कंटिन्यूली क्लासेस हो रही है और उसमें अपन ने बात की थी अबाउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में बात की जाए तो स्टार्टिंग से अपने जितने भी लेक्चर हुए हैं, जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड किए, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन की बात की थी कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद में अपन ने बात की थी फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसके लिए मेन जो कंपोनेंट है या जो मेन ऑर्गन है वो होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, इसकी पूरी स्ट्रक्चर का अपन ने डिस्कशन कर लिया था। फिर अपन ने बात की थी पिगमेंट सिस्टम की। किसकी बात की थी अपन ने? पिगमेंट सिस्टम की। पिगमेंट सिस्टम में मैंने आप लोगों को बताया था कि कितने टाइप के पिगमेंट होते हैं और वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कैसे अपना रोल प्ले करते हैं। इसी कैटेगरी में देन अपन ने बात की थी अबाउट लाइट रिएक्शन, और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, लाइट रिएक्शन एंड अनदर इज डार्क रिएक्शन, जिसके बारे में अपन अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, लाइट रिएक्शन के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि ये कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना वाले पार्ट में। अब बेटा ग्रेना जहां वर्ड आ रहा है वहां मैं बताऊंगी नहीं कि ग्रेना क्या होता है। इसमें आप लोग सेल्फ अंडरस्टूड होने चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में अपन ने बात की थी कि ग्रेना क्या होता है। एज यूजुअल दूसरी तरफ देखा जाए तो जो डार्क रिएक्शन है वो कहाँ हो रही है? स्ट्रोमा में। उसका रीजन भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, क्योंकि डार्क रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम की नीड होती है। अभी बात करेंगे अपन उस एंजाइम के बारे में। वो एंजाइम कहाँ पाया जाता है? स्ट्रोमा में पाया जाता है। और इसके अलावा मैंने बात की थी कि जो लाइट रिएक्शन है उसमें बनने वाले जो प्रोडक्ट है वो किसे रेगुलेट करते हैं? डार्क रिएक्शन को। तो आज अपन किसके बारे में डिस्कशन करेंगे? अबाउट डार्क रिएक्शन। आई होप आप लोगों को पीछे का सारा समझ में आया है, कोई भी आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं है। अगर कंफ्यूजन है तो मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है, आप YouTube पे कमेंट सेक्शन के थ्रू अपने कमेंट करके आप लोगों की जो भी क्वेरीज है, जो भी कंफ्यूजन है, जो भी प्रॉब्लम है, आपको मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं शॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, डार्क रिएक्शन इसे ही बोला जाता है C3 साइकिल। इसी का दूसरा नाम होता है, तीसरा नाम है सॉरी, केल्विन साइकिल। हर एक का रीजन बताऊंगी मैं आप लोगों को। डार्क रिएक्शन क्यों बोला जा रहा है, C3 साइकिल क्यों बोला जा रहा है एंड केल्विन साइकिल क्यों बोला जा रहा है। सबसे पहले केल्विन साइकिल से शुरू करती हूँ। इसे केल्विन साइकिल बोलने का एक रीजन है। वो रीजन ये है कि ये जो प्रोसेस है, इसे एक साइंटिस्ट थे मेल्विन केल्विन। उन्होंने क्या किया? क्लोरेला नाम की एल्गी डिस्कवर किया। ठीक है, मेल्विन केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने C3 साइकिल या मैं कहूं डार्क रिएक्शन को क्लोरेला नाम की एल्गी में डिस्कवर किया और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में C14 यानी कार्बन का एक आइसोटोप होता है उसे यूटिलाइज किया। ठीक है, तो केल्विन मेल्विन ने इतना बड़ा काम किया तो जो काम करेगा उसे क्रेडिट भी मिलेगा। तो उनका क्रेडिट क्या जाता है? इस साइकिल को क्या बोला गया? केल्विन साइकिल। तो उनकी डिस्कवरी के रेस्पेक्ट में उन्हें इस साइकिल को क्या बोला जाता है? केल्विन साइकिल बोला जाता है। फर्स्ट थिंग क्लियर हो गई। सेकंड है C3 साइकिल। देखिए C3 साइकिल बोलने का क्या रीजन है? जो साइक्लिक प्रोसेस होगी यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनेगा, ठीक है, फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड जो बनेगा स्टार्टिंग में वो 3 कार्बन का होगा। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन उसमें कितने होंगे? 3 होंगे। देन इसे क्या बोला जाता है? C3 साइकिल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले से मेल्विन केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने क्लोरेला नाम की एल्गी में डिस्कवर किया। उनके रेस्पेक्ट में इसे बोला जाता है केल्विन साइकिल। C3 साइकिल
बोलने का ये रीजन है कि साइक्लिक वे में जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है वो 3 कार्बन का होता है, इस वजह से इसे क्या बोला जाता है, C3 साइकिल। थर्ड है डार्क रिएक्शन। देखिए बचपन से अपन पढ़ते आए हैं कि जो डार्क रिएक्शन है वो अंधेरे में होती है। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि अंधेरा ही हो, लाइट में भी हो सकती है, बट यहाँ पे बात ये है कि ये क्या है, लाइट इंडिपेंडेंट है, यानी इसको लाइट कोई कंपल्सरी नहीं चाहिए। क्या है ये, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। लाइट हो तो भी ये हो जाएगी, लाइट नहीं हो तो भी ये हो जाएगी। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि लाइट हो तभी ये होगी। लाइट रिएक्शन के लिए तो मैंने आप लोगों को बताया था कि लाइट का होना नेसेसरी है, बट डार्क रिएक्शन में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लाइट हो ही, देन इसे बोला जाता है डार्क रिएक्शन। इतना समझ में आया। अब इसी रिएक्शन के बारे में थोड़ा बहुत और अपन स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रोमा में कंप्लीट होती है, ये चीज मैंने बताई। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है, स्ट्रोमा में एक स्पेसिफिक एंजाइम पाया जाता है जिसे बोला जाता है रूबिस्को। क्या बोला जाएगा, रूबिस्को। नाम बहुत बड़ा है, ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी, रूबिस्को। रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस स्ट्रोमा में होती है, यही रीजन है कि डार्क रिएक्शन कहाँ कंप्लीट होगी, स्ट्रोमा में कंप्लीट होगी, ठीक है। अब रूबिस्को की फुल फॉर्म की बात की जाए तो इसकी फुल फॉर्म होती है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है, रूबिस्को की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। फिर से सुन बता रही हूँ, रूबिस्को की फुल फॉर्म होती है राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। अब देखिए कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ठीक है, यहाँ पे दो नाम आ रहे हैं, मींस यहाँ पे कार्बोक्सिलेज से मतलब यहाँ CO2 से है, ऑक्सीजनेज का मतलब यहाँ O2 से है, ठीक है। मींस रूबिस्को जो एंजाइम है उसकी दोहरी प्रवृत्ति पाई जाती है या इसमें डबल क्वालिटी पाई जाती है, मैं ये कहूँ 2 in 1। बात करते हैं ना 2 in 1, एक में ही दो दो क्वालिटी पाई जा रही है, वो चीज यहाँ है। ये CO2 के साथ भी अपनी एफिनिटी रखता है, मींस CO2 के साथ भी बाइंड हो सकता है और ये O2 के साथ में भी बाइंड हो सकता है, दोनों से फ्रेंडशिप है इसकी, ठीक है। रूबिस्को जो एंजाइम है वो CO2 के साथ में भी बाइंडिंग शो करता है एंड O2 के साथ में भी बाइंडिंग शो करता है, मींस दोनों के साथ इसकी एफिनिटी पाई जाती है। अब ज्यादा एफिनिटी किसके साथ होती है, CO2 के साथ या O2 के साथ, तो ज्यादा एफिनिटी होगी इसकी CO2 के साथ। जब रूबिस्को CO2 के साथ मिलेगा तो वहां पे होगी डार्क रिएक्शन, ठीक है। डार्क, अगर रूबिस्को CO2 के साथ एफिनिटी शो कर रहा है देन क्या होगी, डार्क रिएक्शन। और अगर रूबिस्को ऑक्सीजन के साथ में अपने बाइंडिंग शो कर रहा है तो यहाँ पे भी एक रिएक्शन होती है टजी, जिसे बोला जाता है फोटो फॉस्फोराइलेशन। आगे बात करेंगे अपन इसकी। से बोला जाएगा फोटो फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। फिर से सुनिएगा, अगर रूबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ रहा है तो कौन सी रिएक्शन होगी, डार्क रिएक्शन या C3 साइकिल या केल्विन साइकिल। अगर रूबिस्को ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है तो क्या होगा, फोटो फॉस्फोराइलेशन। आगे बात करेंगे फोटो फॉस्फोराइलेशन क्या होता है। इतना समझ में आया सब बच्चों के।
अब अपन मुद्दे की बात पे आ जाते हैं, जो कि अपने लिए क्या थी, डार्क रिएक्शन थी। ये क्लियर हो ही गया, स्ट्रोमा में होगी, ठीक है। अब एक बार मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलती हूँ तुम लोगों को, कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आए कि डार्क रिएक्शन आफ्टर ऑल होती क्या है। कल मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि जो डार्क रिएक्शन है वो फुली डिपेंडेंट होगी प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन पे। देखिए कैसे। सपोज दैट ये अपना क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, डबल मेम्ब्रेनस था, ये मैंने इस पे डबल मेम्ब्रेन बना दी है, ठीक है। ये है इसके ग्रेना या थाइलेकॉइड। मैंने बताया था लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, थाइलेकॉइड या ग्रेना में, और ये इसकी मैट्रिक्स है जिसे अपन स्ट्रोमा बोलते हैं। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, लाइट रिएक्शन। यहाँ पे कौन सी होगी, C3 साइकिल या डार्क रिएक्शन। देखिए लाइट रिएक्शन की मैं बात करूं तो आप लोगों को पता है लाइट रिएक्शन में H2O का इन्वॉल्वमेंट था, और मिल क्या रहा था यहाँ पे अपन को, जो ऑक्सीजन बन रही थी वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रही थी। साथ में यहाँ पे क्या बन रहे थे, ATP, अपन ने बात की ना, कितना कल, NADPH2, ठीक है। ये ATP एंड NADPH2 कहाँ काम आ जाएंगे, यहाँ काम आ जाएंगे। और मैं C3 साइकिल की बात करूं तो इसमें किसका रोल होता है, एटमॉस्फेरिक CO2 का, और बनता क्या है, C6H12O6। कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होती है और यहाँ पे C6H12O6 अपन को प्रोडक्ट मिल जाता है, ठीक है। ये अपनी लाइट रिएक्शन थी, ये डार्क रिएक्शन है, ठीक है। लाइट रिएक्शन में जो ATP और NADPH2 यानी जो एनर्जी बनेगी, एनर्जी मॉलिक्यूल बनेंगे, वो यहाँ C3 साइकिल में काम आ जाएंगे। अब किस टाइप से काम में आते हैं वो अपन आगे बात करते हैं, लेकिन ये दोनों जो रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, वो क्या है, इंटरकनेक्टेड है। यहां से प्रूव हो रहा है कि जो C3 साइकिल है वो फुली डिपेंडेंट है लाइट रिएक्शन पे। अब देखिएगा C3 साइकिल की जो प्रोसेस है या डार्क रिएक्शन की जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। कितने स्टेप में कंप्लीट होगी बेटा जी, 3 स्टेप में। वो 3 स्टेप की बात अपन कर लेते हैं। फर्स्ट होता है यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन, इसे कार्बन फिक्सेशन भी बोलते हैं, बताऊंगी क्यों। ठीक है। सेकंड स्टेप इस प्रोसेस का होता है रिडक्शन, एंड थर्ड होता है रीजनरेशन। थर्ड स्टेप यहां पे क्या होगा, रीजनरेशन। डार्क रिएक्शन या C3 साइकिल की प्रोसेस है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। कार्बोक्सिलेशन, जिसे कार्बन फिक्सेशन भी बोला जाता है, सेकेंड होता है रिडक्शन, एंड थर्ड होता है रीजनरेशन। क्या होगा थर्ड, रीजनरेशन। अब अपन स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है और रीजनरेशन क्या होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं अबाउट कार्बोक्सिलेशन। तो कार्बोक्सिलेशन के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया कि इसे बोला जाता है कार्बन फिक्सेशन। मींस एक ऐसी प्रोसेस जो क्या करती है, कार्बन के फिक्सेशन के साथ में डील करती है, वो क्या कहलाती है, कार्बोक्सिलेशन या कार्बन फिक्सेशन। फिर से सुनिएगा,
एक ऐसी केमिकल प्रोसेस या एक ऐसे फंडामेंटल प्रोसेस जिसके थ्रू कार्बन एटम को फिक्स किया जाता है, वो होती है कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, या फिर कार्बन फिक्सेशन। देखेंगे कैसे होता है सारा। मैंने अभी भी आप लोगों को एक बात बताई थी कि जो अपना स्ट्रोमा है, जहां पे डार्क रिएक्शन हो रही है, उस स्ट्रोमा में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है रूबिस्को। क्या नाम है इसका? रूबिस्को, ठीक है। और इस एंजाइम के साथ ही एक कंपाउंड और होता है 5 कार्बन का, जिसे बोला जाता है RuBp। क्या बोला जाएगा? RuBp। इसकी फुल फॉर्म होती है राइबोलोज बेस फॉस्फेट। क्या बोला जाएगा इसे? राइबोलोज बेस फॉस्फेट। ये 5 कार्बन का एटम होता है, ठीक है। रूबिस्को एंजाइम अपना है यहाँ। फर्स्ट स्टेप अपन बात कर रहे हैं कार्बोक्सिलेशन की। देखिए कैसे कंप्लीट होगा। स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट है अपना? RuBp प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है बेटा? RuBp, जो कि 5 कार्बन का है कंपाउंड, ठीक है। अब देखिए एटमॉस्फेयर से CO2 आ रही है, नो डाउट, ठीक है। ये RuBp क्या करेगा? इस CO2 को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। ये इसके साथ में बाइंडिंग करेगा। ये 5 कार्बन का है, ये 1 कार्बन का है, ठीक है। और यहाँ पे अपना एंजाइम कौन सा प्रेजेंट है? रूबिस्को, ठीक है। रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में जो RuBp मॉलिक्यूल है वो एक CO2 के साथ में मिलके क्या करेगा? एक 6 कार्बन का कंपाउंड बनाएगा। क्या करेगा? 6 कार्बन का कंपाउंड बनाएगा। ये 6 कार्बन का कंपाउंड होता है अनस्टेबल। अनस्टेबल होने का मतलब है जो कि जल्दी से टूट जाता है, और ये टूट के क्या बना लेगा? 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाता है जिसे बोला जाता है PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट, ठीक है। ये क्या करेगा? 3 कार्बन का कंपाउंड बनाएगा जिसे बोला जाता है PGA। अब ये 6 कार्बन है तो 3 कार्बन के कितने कंपाउंड बनेंगे? यहाँ पे मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, किसके? PGA के। फिर से सुनिएगा, अपने पास स्ट्रोमा में 5 कार्बन का एक मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जिसे बोला जा रहा है RuBp। क्या बोला जा रहा है? RuBp, ठीक है। ये RuBp क्या करेगा? एक CO2 के मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करके, किसको एक्सेप्ट करके? एक CO2 के मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करके 5 कार्बन तो खुद के है ही, प्लस एक कार्बन किसका मिल जाएगा? इसको CO2 का मिल जाएगा, और क्या करेगा? 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाएगा। ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है अनस्टेबल, जो कि 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में टूट जाता है, और वो 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है फॉस्फोग्लिसरेट। क्या होता है वो? फॉस्फोग्लिसरेट। समझ में आया? ठीक है। अब आगे के स्टेप में क्या होता है देखिएगा। अब यहां तक का जो स्टेप है ये हो गया अपना कार्बोक्सिलेशन। अपन इसी की बात कर रहे थे, ओनली कार्बोक्सिलेशन की, ठीक है। 5 कार्बन का कंपाउंड है RuBp। रूबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में एक CO2 मॉलिक्यूल के साथ मिलकर क्या करेगा? 6 कार्बन का कंपाउंड बनाता है जो कि होता है अनस्टेबल। क्या होता है ये? अनस्टेबल। और ये अनस्टेबल कंपाउंड जो है वो क्या करेगा? 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में टूट जाएगा फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है। यहां तक की जो प्रोसेस है, यहां से यहां तक की जो प्रोसेस है वो होगी अपनी कार्बोक्सिलेशन। यहाँ पे देखिएगा, फर्स्ट कार्बन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन है? RuBp। फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड कौन है यहाँ पे? PGA, फॉस्फोग्लिसरेट। ध्यान रखिएगा ये चीजें, कई बार कंपटीशन एग्जाम में
वन वर्ड वाले क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। फर्स्ट स्टेप अपने समझ में आ गई, कार्बोक्सिलेशन। सेकेंड स्टेप मैंने आप लोगों को बताई थी, वो क्या होती है, रिडक्शन। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या होती है, रिडक्शन। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कि रिडक्शन की प्रोसेस में क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, रिडक्शन की प्रोसेस में क्या होता है। ये जो पीजीए बना है, ठीक है, ये जो पीजीए बना है, ये क्या करेगा, एटीपी का यूटिलाइजेशन करेगा। ठीक है, और क्या करेगा, 1,3-bis फॉस्फो ग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर से सुनिएगा, फॉस्फोग्लिसरेट एटीपी का यूज करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये पूरी प्रोसेस किसके थ्रू कंप्लीट होगी, एटीपी के थ्रू। बहुत सारे एंजाइम वगैरह भी काम में आते हैं, वो एंजाइमेटिक मशीनरी अपन आगे बात करेंगे। एक बार अपन इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे कार्बोक्सिलेशन होता है, कैसे रिडक्शन होता है और कैसे रीजनरेशन होता है। ठीक है, इतना समझ में आया, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट बनता है। अब आगे की प्रोसेस देखिएगा, ये जो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट है, ये क्या करेगा, आगे जाके PgAl में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, PgAl में। PgAl से मेरा मतलब है यहाँ फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड से। ठीक है, और यहाँ पे अगर फॉस्फेट की बात की जाए तो वो भी थर्ड पोजीशन पे होगा, तो इसे बोला जाएगा फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ठीक है, क्या बोला जाएगा, फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। जैसे ही फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेगा, अपनी जो स्टेप थी, कौन सी स्टेप थी अपनी, रिडक्शन। ये लीजिए जी, आपका रिडक्शन कंप्लीट हुआ। ठीक है, ये फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बन गया। ये फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आगे क्या करेगा, शुगर का भी फॉर्मेशन कर सकता है और साथ ही ये फेट का फॉर्मेशन भी कर सकता है। यहाँ रिडक्शन तक तो कंप्लीट हुआ, लेकिन यहाँ पे जो RUBP यूटिलाइज हुआ है उसको फिर से जनरेट करना भी जरूरी है। अगर वो फिर से जनरेट नहीं होगा, फिर से नहीं बना, तो आगे की प्रोसेस कैसे चलेगी। ठीक है, तो आगे के प्रोसेस को कंटिन्यूअस रखने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, रीजनरेशन किया जाता है। किसका रीजनरेशन होगा, जो RUBP अपन ने यूटिलाइज किया है, उस RUBP का ही फिर से क्या होगा, रीजनरेशन होगा। और 3 स्टेप्स के थ्रू, यानी कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन, इन 3 स्टेप के थ्रू क्या होगा अपना, ये पूरा का पूरा जो डार्क रिएक्शन है या C3 साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगा। इतना समझ में आया। एंजाइमेटिक मशीनरी भी होती है, कहाँ कौन सा एंजाइम काम में आता है, कि मॉलिक्यूलर बेसिस भी होता है, कितने मॉलिक्यूल एटीपी के यूज होते हैं, कितने मॉलिक्यूल NADP के यूज होते हैं, वो सब चीजें भी यहाँ पे अपने काम में आने वाली है। तो एक बार जो एनर्जी का आउटपुट, इनपुट आउटपुट है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, फिर इसकी जो एंजाइमेटिक मशीनरी वो अपन डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल इतना याद रखिएगा कि C3 साइकिल की जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप में पूरी हुई है। फर्स्ट इज कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड इज रिडक्शन and third is regeneration. Okay, देखिए, अगर मैं आपको लाइट रिएक्शन में लेके चलूं, तो लाइट रिएक्शन में अपन ने बात की थी 3 मॉलिक्यूल किसके बनते हैं, एटीपी के, 2 मॉलिक्यूल किसके बनते हैं अपने पास, NADPH2 के बनते हैं। ठीक है, ये क्यों बने, ताकि अपन एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स कर सके। यानी एक CO2 को के मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए अपन को क्या चाहिए, 3 ATP चाहिए और 2 NADPH2 चाहिए। बट अपने और एक CO2 के अगर इतनी प्रोसेस हो रही तो अपने पास क्या बनेगा,
CO2, जिससे अपने पास क्या बन जाएगा C6H12O6। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपना ओवरऑल मैं बता रही हूँ आप लोगों को खाली एनर्जी के बेसिस पे कि कितने एटीपी चाहिए, कितने NADP चाहिए, ठीक है। तो अपने पास एक CO2 के मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए अपन को क्या चाहिए, 3 ATP चाहिए और 2 NADPH2 चाहिए। तो अगर अपन को 6 CO2 के मॉलिक्यूल अपन को फिक्स करने हैं तो उसके लिए अपन को क्या चाहिएगा, 6 3 जा 18, देन अपन को क्या चाहिए 18 ATP चाहिए प्लस 6 2 जा 12 में अपन को चाहिए NADPH2 प्लस CO2 के साथ में अपन को रुबिस्को भी चाहिए, ठीक, सॉरी RUBP भी चाहिए, 6 अपन को चाहिए RUBP। फिर से देखिएगा, एक CO2 के मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए अपन को चाहिए 3 ATP मॉलिक्यूल, 2 NADPH2 मॉलिक्यूल, क्या 2 NADPH2 मॉलिक्यूल ये चाहिए, प्लस एक मॉलिक्यूल चाहिए अपन को RUBP का। ये केमिकल अपन को चाहिए, एनर्जी अपन को चाहिए एक CO2 के मॉलिक्यूल को फिक्स करने के लिए। बट ओवरऑल रिएक्शन में देखा जाए तो अपन 6 CO2 के मॉलिक्यूल को फिक्स करते हैं। कितने मॉलिक्यूल को फिक्स किया जाता है, 6 CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स किया जाता है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, एक मॉलिक्यूल ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 needed 3 ATP plus 2 NADPH2 plus 1 molecule of RUBP and यहाँ पे अपन 6 molecule of CO2 को यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं, then we needed 6 3 जा 18, so 18 molecule of 18, 6 2 जा 12 molecule of NADPH2 and 6 molecule of RUBP। ये सब मिलके क्या करेंगे, अपना जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो प्लांट का फूड है C6H12O6 मींस ग्लूकोज, उसका फॉर्मेशन करेंगे। और उस शुगर के फॉर्मेशन के लिए इतनी सारी प्रोसेस चलती है, इतनी सारी केमिकल रिएक्शंस होती है और बहुत सारा इनपुट एंड आउटपुट अपन को देखने को मिलता है। उस इनपुट और आउटपुट की अपन डिटेल में बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले आप लोगों को ये जो वीडियो दिखाया गया है वो आप लोग ध्यान से देखिएगा, और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो प्लीज़ आप लोग पूछिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।